Hi, good morning. Welcome back, students. So, what we are doing? We are doing class 10th history chapter number 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके पहले के पार्ट्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का जो स्टाइल था, वे ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, वो एक अलग ही तरह का मूवमेंट था, एक फ्रीडम स्ट्रगल थी और अलग अलग एस्पिरेंट्स जो थे, अलग अलग ग्रुप जो फैक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, अपने अपने तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये किसी मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट नहीं था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन 4 टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड वॉर 1, खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहला टॉपिक है। उसके बाद डिफरिंग ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था या जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, ये जो राष्ट्रवादी भावनाएं लोगों के मन में जाग रही थी और अपने अधिकारों की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग एस्पिरेशंस से लोग चला रहे थे। अवध में बाबा रामचंद्र अलग तरह की मूवमेंट चला रहे हैं। उधर गुडैन हिल्स आंध्र प्रदेश में, वहां के लोग ट्राइबल पीपल, पीजेंट्स, लोकल अलग तरह से मूवमेंट चला रहे हैं। तो लोगों ने इसको अलग अलग नजरिए से अडॉप्ट किया और अलग अलग अपनी अपनी जरूरतों के लिए, अपनी अपनी डिमांड्स के लिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए मूवमेंट को चलाया। तो ये हम पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक होगा टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और लास्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इंडिया में कैसे क्रिएट हुई, यानी कि कल्चरल मूवमेंट, किस तरीके से भारत माता की पेंटिंग्स बनाई गई, कैसे नए हाइम्स को कंपोज किया गया, नए सॉन्ग्स को कंपोज किया गया, पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे गए, वंदे मातरम, फिर हमारा राष्ट्रगान, और इस तरह की बहुत सारी कल्चरल मूवमेंट जो है इंडिया में आई, जिसने लोगों को एक कॉमन रीजन दिया, एक कॉमन सेंस ऑफ कलेक्टिविटी, सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस जो है लोगों के बीच में कैसे क्रिएट हुआ। तो ये 4 डिफरेंट टॉपिक्स में से हम पहले टॉपिक में से स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ 1914 से 1918 तक, जो ये लगातार 4 साल तक चलने वाला जो महायुद्ध था, ग्रेट वर्ल्ड वॉर जो था, जिससे पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई थी। ब्रिटेन भी जो है अलाइड पावर्स की तरफ से लड़ रहा था और इंडिया तो ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वर्ल्ड वॉर 1 का इंपैक्ट भारत पर भी पड़ना था। वॉर में क्या होता है, बहुत सारे डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं। तो चलिए, इस वर्ल्ड वॉर 1 का भारत के राष्ट्रवाद पर, यानी नेशनलिज्म इन इंडिया में क्रिएट करने में वर्ल्ड वॉर 1 ने भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देखते हैं क्या हुआ वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 1 एंड इट्स इंपैक्ट इन इंडिया। द डिफेंस एक्सपेंडिचर्स हैड इंक्रीज्ड। लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे हथियार चाहिए थे, सोल्जर्स, बहुत सारे ह्यूमन पावर सोल्जर्स चाहिए, आर्मी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, फिर उनके लिए भी फूड सप्लाई चाहिए। फ्रंट्स पे, डिफरेंट फ्रंट्स पे सोल्जर्स लड़ रहे हैं, तो सिर्फ हथियारों से काम नहीं चलेगा, उनको खाना भी चाहिए, उनको वर्दियां भी चाहिए, यूनिफॉर्म भी चाहिए, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करनी पड़ती थी। तो जो ज्यादातर फोकस था अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था, तो जब ब्रिटिशर्स का पूरा ध्यान वर्ल्ड वॉर 1 की तरफ था, तो भारत उससे अछूता नहीं रह सकता था। तो जब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गए, तो अब सरकार को पैसा चाहिए, ब्रिटिश सरकार को लड़ाई लड़ने के लिए, वॉर को कंटिन्यू करने के लिए, जीतने के लिए। तो फिर इस पैसे की पूर्ति कहां से होगी? न्यू कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेस वर इम्पोज्ड। इंडिया में पहले से ही लोग बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड थे, हाई टैक्सेस जो है इंपोज किए जाते थे लोगों के ऊपर, कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी। फॉरेन ट्रेड पहले ही हमारे इंडिया में जो मशीन मेड गुड था, वो मार्केट बना चुका था हिंदुस्तान में, और हमारा हैंडीक्राफ्ट का काम डिक्लाइन कर चुका था, ट्रेड हमारा, लोकल ट्रेडर्स डिक्लाइन कर चुके थे, सबसाइड हो चुके थे, लोकल रूलर्स की पावर्स बिल्कुल खत्म कर दी गई थी, आर्म्स एक्ट बना दिए गए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना दिए गए थे। तो पहले से ही हमारे डिफरेंट फैक्शंस के लोग जो थे वो एजिटेटेड थे। ऊपर से ये बढ़ते हुए कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस ने
लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। इनकम टैक्स, नए तरह के इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किए गए, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए गए। तो ये जो नए नए तरह की कस्टम ड्यूटीज, टैक्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इंपोज कर रही है, उससे लोगों में गुस्से की भावना, एजिटेशन की भावना आई और लोग एजिटेट हो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ द सोल्जर्स, हमारे देश से, क्योंकि इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिशर्स का, हमारे देश से, गांव से, शहरों से जो यंग चिल्ड्रन थे, जो यूथ थे, उनको फोर्सफुली ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने के लिए या ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वार 1 में लड़ने के लिए जबरदस्ती भर्ती कर दिया गया आर्मी के अंदर, और उनको अलग अलग फ्रंट्स में भेज दिया गया बिना उनकी इच्छा के। They were voluntarily, they never wanted to join British Army, but forcefully recruitment was done. तो इस तरीके से जबरदस्ती का जो ये सिपाहियों का भर्ती करने का काम जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में शुरू किया, इससे भी एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा फैक्शन, ग्रुप ऑफ पीपल इन आवर कंट्री वर डिसकंटेंटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब देखिए, एक तरफ तो वर्ल्ड वार 1 का ये दुष्प्रभाव भारत की इकोनॉमी पे पड़ रहा था, इकोनॉमी काफी डिक्लाइन करती जा रही थी, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, फोर्स रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। इसी दौरान वर्ल्ड वार 1 के टाइम पर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ध्यान, ब्रिटिश सरकार का पूरा ध्यान इंडियन इकोनॉमी को संभालने में नहीं था, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में नहीं था, बल्कि उनका पूरा ध्यान वर्ल्ड वार 1 की तरफ था। तो जो इंडिया के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी किसी और रीजन से, वो भी इसमें एड ऑन करेंगे लोगों के गुस्से को, एजिटेशन को बढ़ाने में। जैसे क्रॉप फेलियर, फेमाइन्स रिजल्टेड इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। बहुत से इलाकों में बारिश नहीं हुई और नेचुरल क्लाइमेटिक ऐसा वेदर चेंजेस होने के कारण क्या हुआ कि 1918 और 1919 में, उस समय पे भारत में बहुत सारे एरियाज में फेमाइन हो गया, ड्रॉट हो गया, सूखा पड़ गया, बहुत सारे जानवर मारे गए, बहुत सारे इंसान मारे गए, खाने के लिए अनाज नहीं है, फूड शॉर्टेज हो गई, क्रॉप प्रोडक्शन फेल हो गया, फेलियर ऑफ क्रॉप्स हो गया। तो इसने भी और ज्यादा लोगों को, अब लोग इस चीज के लिए जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को। जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग थे, वर्कर्स थे, उनको 10-10, 12-12, 14-14 घंटे उनसे काम कराया जाता था, वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया गया, दिन रात लोगों को काम पे लगा दिया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार किसी भी हालत में लड़ाई हारना नहीं चाहती थी। तो ये जो वॉर सप्लाईज हैं उसको इंक्रीज करने के लिए लोगों के वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए गए, लेकिन वेजेस को नहीं बढ़ाया गया। और क्रॉप फेलियर होने से और पूरा जो प्रोडक्शन था वो वॉर एक्सपेंडिचर्स में लगा देने से, रिसोर्सेज भी वहीं लगा दिए गए सारे, उससे क्या हुआ, प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो इन्फ्लेशन भी आ गया इंडिया में। तो एक तो इन्फ्लेशन आने के लिए मैं इसको यहां पे एक चीज और ऐड कर देता हूं, इन्फ्लेशन आ गया इंडिया में, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई, चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं। तो इस तरह से लो वेजेस और लॉन्ग वर्किंग आवर्स ने भारत में इन्फ्लेशन की सिचुएशन पैदा कर दी। फेमाइन होने से क्रॉप प्रोडक्शन घट गया और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो ट्रेड था वो ट्रेड भी काफी सफर हो रहा था। उससे भी जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो सोसाइटी का था वो ट्रेड डिक्लाइन हो जाने से या सप्लाईज के रुक जाने से वो भी बड़ी प्रॉब्लम्स में आ गए, जिसने फिर लोगों की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। जैसे क्रॉप फेलियर हुई ऐसे ही एक और बड़ी समस्या, देखिए यहां पे एक और बड़ी प्रॉब्लम, नेचुरल प्रॉब्लम आ गई कि यहां पे एक इन्फ्लुएंजा फैल गया इंडिया में। दिल्ली के आसपास तो डेंगू फैल गया था और प्लेग फैल गया था, और बाकी महाराष्ट्र और बाकी के जहां सूखा ग्रसित क्षेत्र थे वहां पर भी भूखे लोग मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं। तो उनके मरने से इतनी ज्यादा संख्या में जब कैटल्स जो है मर रहे हैं और लोग मर रहे हैं तो उससे बीमारियां फैल गई, महामारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गया। और इस इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक के कारण और क्रॉप फेलियर में भूख से लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। वर्ल्ड वार 1 के टाइम की डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग।
तो देखो वर्ल्ड वार वन ने कितना गहरा इंपैक्ट जो है भारत की इकोनॉमी पे, भारत के लोगों पे छोड़ा। 12 से 13 मिलियन लोग, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी कि 120-130 करोड़ लोग तो सिर्फ सूखे और महामारी से मर गए, और कुछ को जबरदस्ती भर्ती करके वहां आगे लड़ने के लिए भेज दिया, वो वहां मर गए। जो बाकी बचे हैं उनको 14 घंटे 15 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दे आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, फॉर 13-14 आवर्स, एंड द वेजेस वर नॉट इंक्रीज्ड, एंड ड्यू टू क्रॉप फेलियर वो अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। फार्मर्स अपने बच्चों का के खाने की पूर्ति नहीं हो पा रही, फूड सप्लाई शॉर्ट हो गई है, वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए, वेजेस घट रही हैं, इनकम टैक्स लगा दिए गए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई। तो ये सारी चीजें जो है लोगों को बहुत ज्यादा फ्यूरियस कर रही थी और उनको जो है ट्रिगर कर रही थी, लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर रही थी लोगों को। ऐसी सिचुएशन को जानते हुए, इन सारी सिचुएशंस को ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि अब ये जो इंडियन है ये काफी फ्यूरियस है, काफी एजिटेटेड है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अलग अलग एरिया में इंडिया में छोटे मोटे अपराइजिंग्स भी होने लगे थे। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो ये चीज सेंस कर ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज अवेयर अबाउट दिस थिंग। तो 1918 में वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद सिचुएशन को समझते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि ये जो लोग हैं, ये जो अलग अलग जगहों पर अपराइजिंग कर रहे हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड वार वन में ब्रिटेन जीत गया, और जीतने के बाद अब उनका पूरा फोकस दोबारा से कहां पर हो गया, इंडिया के लोगों की तरफ। और इंडिया को ब्रिटेन कभी छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड करता था ब्रिटेन को, बहुत प्रॉफिट्स होते थे ब्रिटिश सरकार को इंडिया से, ट्रेड से। तो ऐसे में फिर इन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो ब्रिटिश सरकार ने, ये जो इतने सारे लोग थे, ये वर्ल्ड वार वन के टाइम पर एक उम्मीद लगाए बैठे, दे हैड अ होप दैट आफ्टर वर्ल्ड वार वन ब्रिटिश गवर्नमेंट will accept all their demands and they will look into the problems of the people and they will resolve their problems. But क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो थे वो इनको ऐसा प्रॉमिस भी करते रहते थे वर्ल्ड वार वन के टाइम पे कि एक बार वर्ल्ड वार वन खत्म हो जाए फिर हम आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व कर देंगे, अभी आप हमारी हेल्प कीजिए। तो इसीलिए 60,000 70,000 इंडियन सोल्जर्स को कन्विंस किया गया कि आप वर्ल्ड वार वन में हमारी हेल्प कीजिए। महात्मा गांधी ने भी खुद लोगों को वर्ल्ड वार वन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि उनको वादा किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि हम लोग वर्ल्ड वार वन के बाद में आपकी शर्तों पर जो है जरूर ध्यान दिया जाएगा और उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया इंडिया में, रॉलेट एक्ट लगा दिया। ये एक ऐसा काला कानून था जिसको महात्मा गांधी और बाकी लीडर्स ने बोला ब्लैक लॉ, इसको काला कानून बोला गया। ये काला कानून क्या था? अकॉर्डिंग टू रॉलेट एक्ट, इफ एनीबडी वाज फाउंड इन इंडिया टॉकिंग और राइटिंग एनीथिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, दे कुड बी डिटेन्ड इन जेल विदाउट ट्रायल फॉर मोर देन 2 years। तो सैफुद्दीन किचलू जैसे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत सारे सप्रेशंस किए गए, बहुत सारे लोगों को जो है टॉर्चर किया गया, लाठी चार्ज किया गया, पीटा गया। जब इस तरह के रॉलेट एक्ट के बाद में जब इस तरह की एक्टिविटीज हुई, तो अब महात्मा गांधी और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स ने, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हमें एक ऐसा मूवमेंट चलाना होगा, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस तरह के काले कानून का विरोध करना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट चलाने की सोची, विचार किया। इसी समय वर्ल्ड वार वन के टाइम पर एक और भी कारण था जिसने भारत के एक पर्टिकुलर फैक्शन को भड़का दिया, एजिटेट कर दिया, ट्रिगर कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट करने के लिए, और वो था मुस्लिम सेगमेंट। देखिए हमारी कंट्री में जो मुस्लिम्स थे वो 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिवीजन होने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली थी। आगा खान और सलीमुल्लाह खान इनके लीडर्स थे जिन्होंने इसको फाउंड किया था। तो ये मुसलमान जो थे ये हमारी मेन स्ट्रीम से अलग हो गए थे और इनको सेपरेट 1909 के जो इंडिया काउंसिल एक्ट था उसमें मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर के तहत ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं से अलग कर दिया, मुसलमानों को उनको सेपरेट इलेक्टोरेट राइट्स दे दिए। इसका क्या मतलब था? यानी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां पर जो लीडर होंगे और जो वोटर्स होंगे, जो लीडर्स होंगे,
वो सिर्फ मुसलमान ही वहां से इलेक्शन रिजर्व कर दी उनकी सीट्स और उनको मुसलमान ही चुन सकते हैं। तो इस तरह का स्पेशल जो है प्रिविलेजेस या स्पेशल इलेक्टोरेट राइट्स जो है, सेपरेट इलेक्टोरेट राइट्स जो है मुसलमानों को दे दिए गए थे 1909 में। तो मुसलमान भी हमसे अलग हो गए थे, सेपरेट कर दिए गए थे, डिवाइड कर दिए गए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में एक घटना हुई, ओटोमन एम्पायर। देखिए जो ओटोमन एम्पायर है ये एक मुस्लिम साम्राज्य था जो कि टर्की में था। कौन सी कंट्री में था? टर्की। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं तुर्की देश, तुर्की। तो ये टर्की कंट्री है, यहां पर जो ओटोमन एम्पायर था ये एक मुस्लिम किंगडम था और ये लास्ट मुस्लिम किंगडम था पूरे वर्ल्ड में। ये जो मुस्लिम किंगडम था और इसका जो लीडर था, इसका जो राजा था, उसको मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। खलीफा, सभी मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान इसको अपना खलीफा मानते थे। खलीफा क्या होता है? गॉड्स मैसेंजर, यानी जो मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद जिन्होंने मुस्लिम रिलीजन को चलाया, उसका जो मैसेंजर या उसका जो गवर्नर या उसके बाद उसकी जो गद्दी पर जो लोग बैठते थे, वो लीडर जो होता था मुसलमान को, उसको बोला जाता था खलीफा। तो यहां का जो लीडर था मुस्तफा कमाल पाशा, वो ओटोमन एम्पायर और मुस्तफा कमाल पाशा वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, जर्मनी के साथ लड़ रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर 1 में उनको हरा दिया गया, तो ओटोमन एम्पायर हार गया। ओटोमन एम्पायर हार गया और ये जो खलीफा है ना, इस खलीफा के ऊपर बहुत सारी इनह्यूमन टर्म्स एंड कंडीशंस इंपोज कर दी गई। उसकी पावर्स को डिक्लाइन कर दिया गया, उसकी पावर्स को छीन लिया गया और उसके ऊपर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को इंपोज कर दिया गया, जिससे भारत के मुसलमान जो थे वो भी असहमत थे, डिसएग्रीड थे और गुस्से में थे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1919 से ही ये जो मुस्लिम लोग थे जो खलीफा को सपोर्ट करते थे, ओटोमन एम्पायर को सपोर्ट करते थे, वो अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे। इस मूवमेंट को बोला गया खिलाफत मूवमेंट। अब रोलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी भी चाहते थे कि हिंदू भी सारे मिलकर के एक मास मूवमेंट चलाएं। मुसलमान पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने इस मौके का फायदा उठाया, इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को जो है फायदा उठाया, एडवांटेज इसका लिया और यहां जो मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे मोहम्मद अली और शौकत अली, उनसे मीटिंग की और सितंबर 1920 में ये डिसाइड किया कि अब हम सब लोग मिलकर के जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 ने किस तरीके से अपने इंपैक्ट्स, उसके क्या क्या जो है साइड इफेक्ट्स हुए या क्या इंपैक्ट्स हुए इंडियन इकोनॉमी पर, और लोगों को किस तरीके से जो है प्रमोट किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ बढ़ने के लिए। सो इट लेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड अदर मूवमेंट्स इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। अब इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू, सी यू, बाय।